लंबे समय बाद हमारे साथ कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब। बग्गा साहब का किया जाए स्वागत। सुप्रभात बग्गा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में, एक्शन जबरदस्त हुआ है। शुरुआत आज सुबह के स्कॉट बेसिन के बयानों के साथ करते हैं। भारत का रेस्पॉन्स और भारत की तरफ से जो कुछ तैयारी चल रही है उस पर मैं आपसे अलग से सवाल भी लूँगा, लेकिन पहले ये बताएं कि क्या इसे रुख नरम पड़ने के संकेत माने या बस चलते फिरते एक बयान दिया कि हाँ बातचीत करेंगे? कितना सीरियस या कितना अहम ये बयान है, ये समझाएं। देखिए अनिल जी, इनका जो फॉरेन पॉलिसी अब हो गया है, एक तो सोशल मीडिया के थ्रू फॉरेन पॉलिसी करते हैं, जो फॉरेन पॉलिसी पर्दे के पीछे करी जानी चाहिए। दूसरा, अगर आप देखें, आज दो विपरीत आए हैं बयान। तो स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत और अमेरिका के हित में है और लॉन्ग टर्म में हम दोनों फिर से सहमति बना लेंगे। वहीं पीटर नवारो, जो कि इनके ट्रेड एडवाइजर हैं व्हाइट हाउस के, ट्रंप के, उन्होंने कहा कि यूक्रेन का युद्ध मोदी का युद्ध है और भारत क्योंकि रशियन तेल खरीद रहा है तो उसके चलते रशिया का जो वॉर इकोनॉमी की फंडिंग कर रहा है भारत कर रहा है। और मोदी का युद्ध कहना ये बहुत ही बड़ा, मैं कहूँगा कि एक अनएक्सेप्टेबल तरीके से बातचीत कर रहे हैं। अब ये काफी वयोवृद्ध हैं पीटर नवारो, एक हॉक हैं, इनको जाना जाता है हॉक के तौर पे, और ज्यादा इनकी चलती नहीं है व्हाइट हाउस में, तो कोई ज्यादा इनको सुनता नहीं है, बट बयानबाजी करते रहते हैं मीडिया में आके। तो हम ज्यादा कहेंगे कि स्कॉट बेसेंट जो उनके वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने कहा है कि सहमति बन जानी चाहिए भारत के साथ, उस पे ज्यादा फोकस देना चाहिए बनिस्बत पीटर नावारो के। पीटर नावारो की बात अब चल नहीं रही है। जो लटनिक हैं उनके इकोनॉमिक एडवाइजर और साथ में स्कॉट बेसेंट, ये दोनों पॉलिसी में ज्यादा एडवाइस कर रहे हैं ट्रंप को बनिस्बत पीटर नवारो के। तो ओवरऑल पॉजिटिव ही देखेंगे स्कॉट बेसेंट का जो बयान आया है। बट ये दिख रहा है कि कोरिया के प्रेसिडेंट बैठे थे ट्रंप के साथ पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में, उनको कुछ नहीं दिया। उनकी कोशिश थी कि कुछ और मिल जाए, उनको रियायत नहीं दिया। अभी आपने जो ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि जापानी ट्रेड नेगोशिएटर नहीं जा रहे। तो ओवरऑल यही है कि चाइना को छोड़कर, जिस पे 30% है टैरिफ और उनको नवंबर तक अवधि बढ़ा दी गई है, बाकी सब देशों पर यूएस ने टैरिफ काफी कसे हैं। तो ज्यादा उम्मीद नहीं है अब देशों को कि यहाँ से कमी होगी, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में। जब तक इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए अमेरिका में, ये पास थ्रू होगा। अब जैसे कॉफी वगैरह की कीमतें 3-3% बढ़ गई हैं, क्योंकि ब्राजील से, अफ्रीका से कॉफी आती है। ब्राजील पे 50% टैरिफ लगा दिया गया है, तो वो फ्लो थ्रू होना शुरू हो गया है। फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट, सी फूड, इन सब की कीमतें बढ़ने लग गई हैं, और वहां पे रिटेलर्स और जो पूरा सप्लाई चेन है वो गुहार लगा रहे हैं ट्रम्प से कि आप वहां पे रियायत दीजिए, नहीं तो कीमतें बढ़ जाएंगी। तो वो अब देखते हैं कब उनका रिएक्शन आता है। बट ओवरऑल अभी उम्मीद कम है कि करार होंगे, और जब तक इन्फ्लेशन नहीं बढ़ के आती तब तक ये हिलेंगे नहीं। इस बीच जो भारत सरकार की तरफ से तैयारियां चल रही है, जरा उस पर भी मैं आपसे राय लेना चाहूँ दो तरीके से। पहले जरा ये समझाएं कि विदेशों के साथ जो तैयारियां चल रही है, अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट बढ़ाने को लेकर या बातचीत करने को लेकर, वो किस तरफ बढ़ रही है, उसका कितना फायदा होगा? वो बहुत अच्छा है अनिल जी, क्योंकि देखिए ये एक ट्रम्प का फायदा है हमारे को। 17-18 ट्रिलियन का यूएस कंज्यूमर मार्केट है, तो बहुत बड़ा मार्केट है। वहां पे हम सप्लाई करते थे और आसानी से पैसा बन रहा था। अब ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी। चीन ने भी ये किया है। चीन के जो अमेरिकन एक्सपोर्ट है इस साल 15% गिर गए हैं, बट ओवरऑल उसके एक्सपोर्ट 5% बढ़ गए हैं। चीन ने अफ्रीका के साथ बहुत अच्छा काम किया है। अफ्रीका में अपने मिशन खोल के, ट्रेड मिशन खोल के, और जो भी वो निवेश करते हैं उसके साथ वो कहते हैं कि ट्रेड हमारे साथ करिए। 120 बिलियन डॉलर चीन ने पहले 8 महीने में अफ्रीका के साथ एक्सपोर्ट कर दिया है। तो इस तरह से भारत के भी एम्बेसीज जो हैं उसमें हर एम्बेसी में एक ट्रेड डेस्क खुलना चाहिए, इकोनॉमिक डेस्क खुलना चाहिए, ताकि हमारे एक्सपोर्टर
जब एंटर करना चाहें तो एक लोकल एक्सपर्ट हो तैयार। ये सब कंट्रीज बहुत अच्छा करते हैं। भारत के भी अहम एम्बेसीज में जरूर होते हैं काफी इकोनॉमिक अफेयर्स के विशेषज्ञ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 40 कंट्रीज को रीच आउट कर रहे हैं हम टेक्सटाइल्स के लिए, और चीजों के लिए भी करेंगे। अभी जो मुद्दा है वो है कि फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट तो है कि ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, तो फाइनेंशियल दिक्कतें बढ़ेंगी कंपनीज के लिए इन सारे सेक्टर्स में। सेकंड, क्योंकि ज़्यादातर ये सेक्टर्स जिन पे आंच आ रही है टैरिफ की, वो लेबर इंटेंसिव है, तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती दिखती है। अब जैसे 4 करोड़ लोग भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में सम्मिलित हैं, तो 4 करोड़ लोगों में से कुछ लाख नौकरियां निकलने का की आशंका है सेकंड ऑर्डर इफेक्ट में। सरकार उस पर काम कर रही है, तो बट नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है शॉर्ट टर्म में इसको अवॉइड करना। तो ये सेम वे डायमंड ऑलरेडी काफ़ी हमें ट्रबल दिख रहा था डायमंड पॉलिशिंग हब्स में, और स्पेशली सूरत में। वहाँ पे भी नौकरियां जाएंगी क्योंकि खपत नहीं है। तो उसके लिए सरकार को एक पैकेज और लाना पड़ेगा कि एक्सपोर्टर्स को मदद दें, जैसे कोविड में मदद दी थी उस तरह का फाइनेंशियल पैकेज अगर दिया जाए। 1 साल का मॉरिटोरियम हो जाए डेट पे। जो भी सब्सिडीज सरकार नॉर्मली 3-4 महीने लगा देते हैं देने में, उनको ड्रॉबैक्स जो भी हैं या जीएसटी का क्रेडिट है, वो सब अगर तुरंत दे दिया जाए या एडवांस में दे दिया जाए तो उनका वर्किंग कैपिटल कॉस्ट नीचे आ जाएगा। और ये साथ शर्त रखी जाए कि आप नौकरियां रखेंगे, आप नौकरियों से लोगों को नहीं निकालेंगे, तो ये बहुत एक सेंटिमेंट बूस्टर हो जाएगा। बाकी तो जीएसटी कट अगले हफ्ते उम्मीद तो है अनिल जी। अब देखते हैं कि स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स कितना उसमें राहत देने को तैयार रहते हैं। ये अब मीडिया से खबर आ रही है कि शायद ऑपोजिशन रूल जो स्टेट्स हैं वो इतना सहमति ना जताएं, बट अगर ये जीएसटी कट आ जाता है तो एक डोमेस्टिक कंजम्पशन बूम, और बिल्कुल नवरात्रि के टाइम इस सितंबर के महीने के अंत तक अगर जीएसटी कट लागू हो जाते हैं तो कंजम्पशन को बूम करेंगे, और थोड़ा सा ये जो एक्सपोर्ट लॉस हुआ है वो डोमेस्टिक में तब्दील हो जाएगा। जापान और चीन दोनों देशों की यात्रा की तैयारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी शाम को पहुंचेंगे जापान। सर, क्या कुछ मिल सकता है इन दोनों देशों की यात्राओं से भारत के लिए? देखिए, वो प्रधानमंत्री गुजरात में थे जहां जापानी ऑटोमेकर 70,000 करोड़ का निवेश कर रहा है। तो जापान से एक्सपेक्टेशन है $50 बिलियन वो निवेश करेंगे भारतीय कंपनियों में, या जापानी कंपनियां जो 2,500 से ज़्यादा हैं भारत के अंदर, उनको बहुत पसंद है भारतीय मार्केट, और उनके पास पैसे भी बहुत है। तो काफ़ी निवेश घोषित होने की उम्मीद है। जापान के साथ एक अच्छी बैठक रहेगी। चीन के साथ जो मुलाकात है, 7 साल बाद चीन के दौरे पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो ये रिलेशंस बेहतर होने की बहुत उम्मीद है। और देखना क्या अनिल जी कि हमें चीन का निवेश वेलकम करना है। जो वियतनाम का मॉडल है या ताइवान का मॉडल है, कि चीन के साथ चाहे बॉर्डर इश्यूज दोनों के हैं, ताइवान के साथ तो एग्जिस्टेंशियल इशू है, बट फिर भी आप देखें तो निवेश दो तरफा रहता है। तो हमें वेलकम करना है चीनी कंपनीज को। सरकार ने ऑलरेडी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू किए, वीजा शुरू किए, और उम्मीद यही है कि सरकार जो बहुत सारे एफडीआई प्रपोजल पड़े हैं चीनी कंपनीज के भारत में निवेश करने के लिए, अगर उनको ग्रीन सिग्नल देते हैं, हरी झंडी दिखाते हैं, तो वो मार्केट्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। हमें टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है चीन की, और साथ में उनके कैपिटल की भी ज़रूरत है। तो वियतनाम या ताइवान जैसा मॉडल बना के, कि जो जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, बॉर्डर डिफरेंसेस हैं, उनको साइड में रखिए, और जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो सकती है उसको आगे लेके आए। तो ये बहुत उम्मीद है प्रधानमंत्री के विजिट से। और हो सकता है रशिया की भी एक बड़ी डेलीगेशन वहां पे आए, तो वहां से भी कुछ आप देख सकते हैं घोषणाएं होती हुई। अब वीकेंड को होगा सब कुछ, 31 की तारीख है, तो वो मार्केट मूविंग भी हो सकता है मंडे के लिए।